हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए पढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। नाउ अब जो आज बात करने वाले हैं अपने, सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा अपना वो है सब लीज। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ खास नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि सब लीज में बेसिकली क्या होगा कि एक जो ओरिजिनल लेसर और ओरिजिनल जो लेसी है, इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है अब वो आगे बढ़ जाएगा। यानी जो लेसी है अब वो लेसर बन जाएगा और आगे उस लीज कॉन्ट्रैक्ट को वो किसी और लेसी के साथ में जब करेगा। तो अकाउंटिंग जो है वो जैसे हमने नॉर्मल फर्स्ट इनिशियल इंसेप्शन और कमेंसमेंट की जो पढ़ी थी, वैसे ही वो अकाउंटिंग आगे फर्दर भी कैरी ऑन हो जाएगी। बस बाद में आपको ध्यान ये रखना है कि लीज कौन सी वाली में एंटर कर रहे हो। बीइंग सब मतलब लेसर जो आप बनने जा रहे हो, तो सब लेसर होकर आप सामने वाले के साथ में कैसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, फाइनेंस लीज का कर रहे हो या ऑपरेटिंग लीज का कर रहे हो। ठीक है ना। जो एंड लेसी है, जो सबसे लास्ट वाला जो लेसी है, उसको नेचर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो लेसी होता है ना उसको कभी भी फाइनेंस ऑपरेटिंग ये कोई जानना जरूरी नहीं है, उसके लिए तो सब आरओयू मॉडल पे अकाउंट फॉर होगा। लेकिन हाँ, अगर हम सब लेसर बन गए तो हमें तो ये देखना पड़ेगा ना कि हम आगे जिस लीज में एंटर हो रहे हैं वो फाइनेंस नेचर का है या ऑपरेटिंग का, क्योंकि उसके बेसिस पर अपनी अकाउंटिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो यहां पे देखिए कहता है sublease is defined as a transaction for which an underlying asset is released by a lessee intermediate lessor to a third party and the lease जो कि head lease होगा between the head lessor and lessee remains in effect। तो हमारी जो ओरिजिनल लीज है उसके ऊपर तो कोई इंपैक्ट पले आएगा ही नहीं ना, क्योंकि अगर वो है तभी तो हम आगे जाके लीज कर पा रहे हैं, अगर वो ही नहीं होगी तो लीज करेंगे किस बात की। So lessee often enter into arrangements to sublease a leased asset to a third party while the original lease contract is in effect, where one party acts as both the lessee and lessor। जहां पे एक पार्टी जो है वो लेसी और लेसर दोनों के रूप में एक्ट कर रहा है, ठीक है, ऑफ द सेम अंडरलाइंग असेट्स। Original lease is often referred to as a head lease and the original lessee is often referred to as an intermediate lessor or sublessor and the ultimate lessee is often referred to as the sublessee। तो ये इसके कुछ नोमेनक्लेचर हो गए, नाम हो गए, जिनके नाम को अपने को ध्यान रखना है। इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग सिंपल डायग्राम। ये ओरिजिनल लेसर है जिसने अपने लेसी को लीज पे एसेट दिया, फिर ये इंटरमीडिएट लेसर बन गया, इसने बाद में सब लेसी को लीज पे एसेट दे दिया। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों पार्टी के बीच में जो लीज हुआ उसे हम कहते हैं हेड लीज, और इन दोनों पार्टी के बीच में जो लीज हुआ है उसे हम कहते हैं सब लीज। आगे बात समझ में। इन सम केसेस द सब लीज इज अ सेपरेट लीज अग्रीमेंट, व्हाइल इन अदर केसेस अ थर्ड पार्टी अज्यूम्स द ओरिजिनल लीज बट द ओरिजिनल लेसी रिमेन्स द प्राइमरी ऑब्लाइजर अंडर द ओरिजिनल लीज। तो जो आपका ओरिजिनल लेसी है उसकी ही तो प्राइम लाइबिलिटी है लीज का पेमेंट करने के लिए, है ना। हम सेम कॉन्ट्रैक्ट आगे किसी को पास भले ही क्यों ना कर दें, हम किसी दूसरे के साथ लीज कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना कर ले, बट मेरी लाइबिलिटी तो वो जो रहने वाली है कॉन्ट्रैक्ट की वो तो रहने वाली ही है, उसका तो मुझे पेमेंट करना ही पड़ेगा। सो इंटरमीडिएट लेसर अकाउंटिंग जो है वो क्या होगी, इसके लिए वही बात है, नेचर जानना बहुत जरूरी है लीज का, कि नेचर क्या रहेगा अपना, है ना, क्योंकि नेचर के बिना काम चलने वाला नहीं है। सो वेयर एन अंडरलाइंग एसेट इज रिलीज्ड बाय अ लेसी टू अ थर्ड पार्टी एंड द ओरिजिनल लेसी रिटेन्स द प्राइमरी ऑब्लिगेशन under the original lease, the transaction is a sublease, that is the original lessee generally continues to account for the original lease, the head lease as a lessee and accounts for the sublease as the lesser intermediate lessor। So when the head lease is a short term lease and the sublease is classified as an operating lease, otherwise the sublease is classified using the classification criteria as discussed earlier, but it should be reference to the ROU asset in the head lease and not the underlying asset of the head lease। This can be understood better by the help of following illustration। तो अब ये जो ये head lease सब lease ये मिक्स हो गया होगा काफी सारा, अब ये चीज जो है वो आपको अनफोल्ड हो जाएगी इस एग्जाम्पल को समझने से कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। देखिए एंटिटी एबीसी जो एक ओरिजिनल लेसी है या इंटरमीडिएट लेसर कह दीजिए, लीजेस अ बिल्डिंग फॉर 5 ईयर। तो ये जो एबीसी है इसने भी किसी से लीज पे कोई एसेट ले रखा होगा, बाद में इसने उसी बिल्डिंग को किसी और पार्टी को
इसको हम कह सकते हैं सब लेसी। ठीक है, द बिल्डिंग हैज एन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 40 ईयर्स और एंटिटी एबीसी सब लीजेस द बिल्डिंग फॉर 4 ईयर्स। अब देखिए यहां पर आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये अंडरलाइंग एसेट इस क्वेश्चन के अंदर बिल्डिंग है। वैसे तो बिल्डिंग की लाइफ 40 साल है, ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग की लाइफ क्या है 40 ईयर्स। और मैंने इस एसेट को लीज पे कितने पे लिया है, लीजेस अ बिल्डिंग फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल के लिए लिया। तो एबीसी इसकी अकाउंटिंग क्या करेगा? अगर मैं एबीसी की अकाउंटिंग की बात करूं तो हम तो पढ़ चुके हैं ना एबीसी की अकाउंटिंग। तो एबीसी की अकाउंटिंग की क्या ही बात करते हैं सर, 5 साल के लिए लिया है तो एबीसी की बुक्स में, एबीसी की बैलेंस शीट में आरओयू बिल्डिंग दिखाया जाएगा। डजंट मैटर कि 5 साल के लिए है या 3 साल के लिए है, आरओयू बिल्डिंग जो है वो तो अपने को शो करना पड़ेगा। कौन शो करेगा? एबीसी एंटिटी जो है वो अपने बुक्स में शो करेगा, क्योंकि लेसी की बुक्स में फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे तो आरओयू मॉडल बेसिस पे अपने को काम करना। कर लिया, एबीसी ने अपने बुक्स में आरओयू एसेट रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, इस आरओयू एसेट्स की लाइफ कितनी बताई गई है? 5 इयर्स बताई गई। बाद में एबीसी ने सेम बिल्डिंग जो है किसी दूसरे पार्टी को लीज पे चढ़ा दिया, और वो कितने ईयर्स के लिए चढ़ा दिया? 4 इयर्स के लिए चढ़ा दिया। कितने ईयर्स के लिए चढ़ा दिया है? 4 इयर्स के लिए। तो आप इसको कहीं ये कंपेयर मत करना, जब एबीसी का नेचर आप निकालेंगे ना, एबीसी जो अपना एक प्रकार से इंटरमीडिएट लेसर है, उसका नेचर जब आप कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये फाइनेंस लीज है एबीसी के लिए या फिर ये ऑपरेटिंग लीज है, तो कल को आप ये मत सोच लेना कि 4 डिवाइडेड बाई 40 से डिसीजन लिया जाए, क्योंकि असेट का इकोनॉमिक लाइफ तो 40 साल है। तो आप कहोगे सर 4 डिवाइडेड बाई 40 तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लीज पे चढ़ाया गया है, तो ये तो ऑपरेटिंग लीज जैसा लग रहा है, इकोनॉमिक लाइफ के बराबर नहीं आ रहा ये, तो ये तो ऑपरेटिंग लीज के जैसा लग रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना है, यही बात आपको यहाँ पे कही गई है। देखिए क्या कहता है, when the head lease is a short term lease and the sub lease is classified as an operating lease, otherwise the sub lease is classified using the classification criteria as discussed earlier, but it should be by reference to the ROU assets। तो इसको आपको रेफरेंस कैसे लेके काम करना है? 4 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि मेरे पास जो 5 साल के लिए आरओयू है, राइट ऑफ यूज है, उसको मैं आगे 4 साल तक लीज पे चढ़ा दे रहा हूं। तो इसमें रेफरेंस जो है वो 5 का लेना है आपको, रादर देन 40 का। ये एक्सप्लेनेशन है इस चीज। ठीक है ना? तो अब यहां पे 4/5 अपन करेंगे तो कितना हो जाता है? ये 4/5 कितना होता है? 80% हो गया। तो 80% कह सकते हैं कि भाई सब्सटैंशियली मतलब 5 साल के क्लोज के बराबर ही है। तो 80% को हम फाइनेंस लीज जैसा मान सकते हैं, या फिर 80% अगर हमारे लिए एक सब्सटैंशियल पोर्शन नहीं है तो ये ऑपरेटिंग लीज भी हो सकता है ना? मतलब 80% अगर हमारे अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से सब्सटैंशियल नहीं है, क्योंकि आईएफआरएस में तो परसेंटेज तो डिफाइंड है नहीं, तो हमको यही आंसर लिखना पड़ेगा कि हमारा ये जो लीज है एबीसी का लास्ट वाले पार्टी के साथ में वो 4 डिवाइडेड बाई 5 है, दैट इज विच इज रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द आरओयू एसेट्स। तो अब इस चीज को हम ऑपरेटिंग लीज कहेंगे या फाइनेंस लीज कहेंगे? देखिए इन्होंने क्या कहा है, ध्यान से समझिएगा। कहता है hence when assessing the useful life criterion the sublease term of 4 year is compared with 5 year ROU assets rather than, यहाँ पे 40 साल की कंपैरिजन करेंगे आप। So in the head lease not compared with 40 years economic life of the building and accordingly may result in the sublease being classified as a finance lease। तो अब यहां पर ये कहा है ना कि फाइनेंस लीज क्लासिफाई होगा एबीसी के बुक्स में आगे वाला लीज। ये फाइनेंस हो सकता है, ये ऑपरेटिंग भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि 80% आपके लिए कैसा परसेंटेज है। तो वैसे देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं इस पर्टिकुलर परसेंटेजों में कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आए हैं। 80% अगर हमारे लिए सब्सटैंशियल परसेंटेज है तो
हम इसे फाइनेंस क्लासिफाई कर देंगे, अदरवाइज हम इसको ऑपरेटिंग क्लासिफाई कर देंगे। अब ये तो एंटिटी टू एंटिटी डिपेंड करता है, उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या इंटरप्रेटेड करती है सब्सटैंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ वर्ल्ड। इलस्ट्रेशन 42 जैसे ही आपको समझ में आता है वैसे ही आपको ये ऊपर वाला ज्ञान भी समझ में, नथिंग न्यू नथिंग डिफरेंट रिटन ओवर हियर, ठीक है ना। 42 समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द सबलीज इज क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज एंड इफ द सबलीज इज क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग लीज, ये दोनों आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे इंटरमीडिएट लेसर के बुक्स के अंदर। द ओरिजिनल लीज डी रिकॉग्नाइज द आरओयू एसेट ऑन द हेड लीज। एक सेकंड पहले इसको मैं रहने देता हूं क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, अच्छा इसमें फाइनेंस लीज ही है ना, सॉरी इसी को पढ़ना पड़ेगा पहले। चलिए अगर हमारा सब लीज फाइनेंस लीज के जैसा है तो चलो दोस्तों इसको पढ़े बिना आप बताओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। हम इंटरमीडिएट लेसर है, हमने आरओयू एसेट्स को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया तो हमें क्या करना चाहिए। सीधी बात है, देखिए हमारी एक सेकंड इसको ऐसे लिख के बताता हूं मैं। ये है मिस्टर इंटरमीडिएट लेसर, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिनल लेसर हो गया, ठीक है कि नहीं। हाँ, ये ओरिजिनल लेसर हो गया, नीचे मिस्टर इंटरमीडिएट लेसर हो गया, और हम इसको लेसी भी कह सकते हैं। कौन सा वाला लेसी? ओरिजिनल लेसी, ठीक है। फिर बाद में इंटरमीडिएट लेसर ने क्या किया, सब लेसी को लीज पे चढ़ा दिया ये एसेट्स, ठीक है। तो मिस्टर इंटरमीडिएट लेसर अकाउंटिंग क्या करेगा, क्या अकाउंटिंग करेगा अगर ये फाइनेंस लीज है तो, ठीक है ना। अकाउंटिंग क्या करी जाएगी यदि ये फाइनेंस लीज है तो, ठीक है। तो मिस्टर इंटरमीडिएट लेसर के बुक्स में जो आरओयू एसेट्स आ रहा है और जो लीज लायबिलिटी दिखाई जा रही है, दो चीज आ रही होगी ना। तो देखिए दोस्तों, लीज लायबिलिटी तो एज इट इज आती रहेगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लीज लायबिलिटी तो मेरे बुक्स में आती रहेगी क्योंकि मुझे लीज का पेमेंट करना पड़ेगा। बट आरओयू एसेट्स को मैं क्या कर दूंगा, डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा, और आरओयू एसेट्स की जगह पे मैं नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को रिकॉग्नाइज कर दूंगा। समझ गए ना। जो लेसर अकाउंटिंग नहीं करते थे, पहले लेसर फाइनेंस लीज की कैसे अकाउंटिंग करता था, वही तो अकाउंटिंग है। मैं नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज बुक करूंगा और आरओयू को डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा। समझ गए ना मेरी बात। और सब लेसी जो क्या करेगा, वो अब ये आरओयू एसेट्स को रिकॉग्नाइज करेगा। सब लेसी अपने बुक्स में आरओयू एसेट्स को रिकॉग्नाइज करेगा और लीज लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेगा टुवर्ड्स, यानी ये जो लीज लायबिलिटी है किसको पेबल होगी, ये लीज लायबिलिटी जो पेबल होगी ये होगी मिस्टर इंटरमीडिएट लेसर, है ना। तो बस ट्रांजैक्शन बढ़ गया, बस बाकी काम तो सेम ही हो रहा है ना, कॉन्सेप्ट कुछ बदला नहीं है, बस एक स्टेप बढ़ गया और अपना। अच्छा, आरओयू को इसने डी रिकॉग्नाइज क्यों किया? कुछ लोग ये सवाल पूछेंगे, सर क्यों इसने डी रिकॉग्नाइज किया? अरे भैया, आपने उस एसेट्स को किसी और को पास ऑन कर दिया है और सामने वाला कह रहा है कि फाइनेंस लीज है, तो सामने वाला कंट्रोल ले चुका है, यानी अब इस एसेट्स के ऊपर कंट्रोल सब लेसी का है। तो सब लेसी को दिखाने दीजिए ना ये आरओयू एसेट्स। आप अपने बुक्स में आरओयू एसेट्स क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आपके पास तो अब ये रहा ही नहीं। आपके पास अब क्या रहा है? आपके पास इस सब लेसी से पैसा प्राप्त करने का अधिकार है, जिसे हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। हो गया काम खत्म। अच्छा, तो ये वाली बात यहां पे आपको दिखी हुई मिल जाएगी कि ओरिजिनल लेसी डी रिकॉग्नाइजेस द आरओयू एसेट ऑन द हेड लीज एट द
सब लीज कमेंसमेंट डेट एंड कंटिन्यूज टू अकाउंट फॉर द ओरिजिनल लीज लाइबिलिटी। ओरिजिनल लीज लाइबिलिटी में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी क्योंकि वो तो मुझे पे करनी है इन अकॉर्डेंस विद द लेसी अकाउंटिंग मॉडल, एंड द ओरिजिनल लेसी जो है एज द इंटरमीडिएट लेसर रिकॉग्नाइजेज अ नेट इन्वेस्टमेंट इन द सब लीज एंड इवैल्यूएट्स इट फॉर इम्पेयरमेंट। सो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकला, ROU एसेट्स आप क्रेडिट कर देंगे और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज आप डेबिट कर देंगे, ये वाली बात है। ठीक है, ROU एसेट्स को आप क्रेडिट कर देंगे, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को आप डेबिट कर देंगे। आगे बात समझ में? अच्छा सर, ऑपरेटिंग हुआ तो ROU एसेट्स को डी रिकॉग्नाइज करने की दरकार ही नहीं है, राइट। ROU एसेट्स को डी रिकॉग्नाइज करने की दरकार नहीं है, बस आपको सिर्फ रेंट मिलेगा, जब मिले तो P&L में उसको ट्रांसफर करिए। तो कहता है ओरिजिनल लेसी कंटिन्यूज टू अकाउंट फॉर द लीज लाइबिलिटी और ROU एसेट्स। ना तो ROU एसेट्स को डी रिकॉग्नाइज करेंगे ना लीज लाइबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज करेंगे, दोनों ही चीज हमारी बुक्स के अंदर दिखनी चाहिए। ठीक है, ऑन द हेड लीज लाइक एनी अदर लीज, if the total remaining carrying amount of the ROU asset on the head lease exceed the anticipated sublease income, this may indicate that the ROU asset associated with the head lease is impaired, which is assessed for impairment under Ind AS 36। यहां पर ये कुछ एडिशनल गाइडेंस इन्होंने दिया कि देखिए जो ROU assets का कैरिंग अमाउंट आपके पास में यहां पे दिख रहा है, जो भी कैरिंग अमाउंट होगा इसका, है ना, जो भी इसका कैरिंग अमाउंट होगा जो आपके बुक्स में दिख रहा है, आपने इस ROU एसेट्स को ऑपरेटिंग लीज पर किराए पे दे दिया। क्या कर दिया आपने? इसे ऑपरेटिंग लीज यानी किराए पर आपने इसको दे दिया। अब यहां पर किराए से आपको जो भी कीमत मिलती है, पैसा जो मिलता है, अब मान लीजिए ये जो पैसा आपको मिल रहा है, राइट, ये अमाउंट देखिए, ये जो अमाउंट है और जो कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट लीज इनकम, so carrying amount is greater than the sum total of lease income which you are expecting in your further lease contract। तो अगर ये ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इंपेयरमेंट का इंडिकेटर नजर आ रहा है। जरूरी नहीं कि इंपेयरमेंट हो ही, लेकिन इंपेयरमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर असेट आपका 100 रुपए का है और आपको वो कमा कर सिर्फ लेट से 60 रुपीज ही दे रहा है, तो फिर बाद में उस असेट्स में रिकवरेबल अमाउंट की कमी है, रिकवरेबल अमाउंट कहीं ना कहीं कम पड़ गया। इसलिए कहता है, देखिए, टोटल रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ द ROU एसेट ऑन द हेड लीज एक्सीड्स द एंटीसिपेटेड सब लीज इनकम। आपने जो सोचा है कि सब लीज से जो इनकम आपको मिलेगी, ये इंडिकेट, दिस मे इंडिकेट दैट द ROU एसेट एसोसिएटेड विद द हेड लीज इज इम्पेयर्ड। अब यहां पर ये में इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों जरूरी थोड़ी ना है कि हमने ऑपरेटिंग लीज के ऊपर जब ये एसेट दिया तो ऑपरेटिंग लीज के लाइफ में ही इस एसेट्स की पूरी जान निकल जाएगी, बाद में भी तो एसेट चलता रहेगा, तो बाद में भी तो रिकवरेबल अमाउंट आएगा ना। तो कहने का मतलब इंपेयरमेंट का ये इंडिकेटर हो सकता है, वन ऑफ द इंडिकेटर। सोच समझकर ध्यान से टेस्ट करिएगा और इंड AS 36 के हिसाब से इंपेयरमेंट अकॉर्डिंगली चार्ज कर दीजिए अगर लगता है कि इस असेट्स में रिकवरेबल अमाउंट नहीं है। व्हाट इज इंपेयरमेंट दोस्तों? असेट्स का मतलब असेट्स ओवर स्टेटेड हो गए हैं और उसके अंदर रिकवरेबिलिटी जो है वो कम हो गई, वो इंपेयरमेंट है। तो जब ऐसा लगे एंटिटी को, ऐसा लगे एंटिटी इंपेयरमेंट चार्ज कर सकता है। तो ये वाली बात हुई अपनी फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज दोनों की। फिर कहता है इन सब लीज एंड इंटरमीडिएट लेसर मे यूज द डिस्काउंट रेट फॉर द हेड लीज एडजस्टेड फॉर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इफ एनी एसोसिएटेड विद द सब लीज। देखिए दोस्तों, अब यहां पर लेसर है, उसके लिए वो डिस्काउंट रेट जो है वो क्या होगी, तो जो अपनी नॉर्मल डिस्काउंट रेट थी हेड लीज वाली, वही वो काम में ले सकता है। बट अगर उसके कुछ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लगे हैं फर्दर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से रिलेटेड, तो उनको एडजस्ट कर अपनी डिस्काउंट रेट वो है अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर ले, चेंज कर ले। सो टू मेजर द नेट इन्वेस्टमेंट इन द सब लीज, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट इन सब लीज का मतलब क्या है, जितने भी लीज रेंटल है उसका टोटल प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। अब वो प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंट रेट चाहिए, तो डिस्काउंट रेट कौन सी वाली लें? डिस्काउंट रेट वही वाली लीजिए जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में है, बट अगर आपका कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का खर्चा लग गया है तो वो खर्चा आपके रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, खर्चों की वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। नाउ
When contracts are entered into at or near the same time, an intermediate lessor is required to consider the criteria for combining the contracts. When the contracts are negotiated as a package with a single commercial objective, or when the consideration to be paid in one contract depends on the price or performance of the other contract. तो ये वाली बात दोस्तों आपको इंड AS 115 में भी देखने को मिलेगी कि कॉन्ट्रैक्ट को हम कब कंबाइन करते हैं, कब उसको अलग अलग सेग्रीगेट कर देते हैं। यहाँ पे भी ये काफी बार चर्चा हो चुका है कंबाइनिंग का और सेग्रीगेटिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कब कंबाइन करते हैं, कब अपन अलग अलग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है प्रीवियस सेशन के अंदर कि कंबाइन तभी किया जा सकता है जब आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एज अ पैकेज, मतलब जो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको एक पैकेज के रूप में नेगोशिएट करते हो, और वो जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो नियर बाई सेम टाइम पे एग्जीक्यूट किए गए हैं। ऐसे 2-4 दिन 5 दिन का अंतर हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल गैप नहीं होना चाहिए। So if the contracts are required to be combined, the intermediate lessor accounts for the head lease and sub lease as a single combined transaction. तो ऐसी कंडीशन में आपको हेड लीज और सब लीज को सिंगल कंबाइंड ट्रांजैक्शन के रूप में अकाउंट फॉर करना है। ऑब्वियसली अकाउंटिंग तो दोनों की अलग अलग होगी ना, तो ट्रांजैक्शन को आपको एक ही मानना है। एन इंटरमीडिएट लेसर हु सब लीजेस और एक्सपेक्ट टू सब लीज एन एसेट cannot account for the head lease as a lease of a low value assets even when the required criteria with respect to lease of low value asset as discussed earlier are satisfied। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था, एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था ना आगे चल के ऐसा पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट में 2 प्रकार की लीज है, एक तो हेड लीज है, फिर बाद में सब लीज भी है। तो अगर दोनों लीज में एंटर हो रहे हैं हम, तो हम ऐसी कंडीशन के अंदर लो वैल्यू वाली एग्जम्पशन जो है वो नहीं ले पाएंगे। क्या नहीं ले पाएंगे? लो वैल्यू वाली एग्जम्पशन जो है हम लोग यहां पर नहीं ले पाएंगे। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स विद रिगार्ड्स टू अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड AS 116, जो कि एक इंटरमीडिएट लेसर दैट एंटर्स इनटू अ हेड लीज एंड सब लीज ऑफ द सेम अंडरलाइंग एसेट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। देखिए अब यहाँ पे कहता है एक इंटरमीडिएट लेसर है जो 5 साल के लिए लीज में एंटर हो रहा है 10,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस एंड द हेड लीज, ये हेड लीज हो गई विद एंटिटी XYZ जो आपका लेसर है, ठीक है। फिर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 द इंटरमीडिएट लेसर सब लीजेस द 10,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस फॉर द रिमेनिंग लीज टर्म दैट इज 3 years ऑफ द हेड लीज टू अ सब लेसी। हाउ शुड द सेड सब लीज बी क्लासिफाइड एंड अकाउंटेड फॉर बाय द इंटरमीडिएट लेसर? देखिए 5 साल का तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है टोटल, जिसमें से 2 साल बीत चुके हैं। ईयर 3 के बिगिनिंग में काम हो रहा है ना, 2 साल बीत गए। ईयर 3 में हमने क्या किया, जो रिमेनिंग लीज टर्म है 3 साल, उसके लिए हमने फर्दर इसको सब लीज कर दिया सेम 10,000 स्क्वायर मीटर ऑफिस स्पेस को। मतलब एक ऐसा ऑफिस स्पेस जिसपे हम 2 साल का जो किराया है वो चुका चुके हैं, और बाद में हमको ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे काम नहीं आ रहा, तो चलो इसको सब लीज कर देते हैं। तो सब लीज कर दिया मैंने। सब लीज कितने साल के लिए किया? 3 साल के लिए। अच्छा, ROU एसेट्स का रेफरेंस लेते हैं तो ROU एसेट्स में भी कितने साल की लाइफ बची है? 3 ही बची है। आपने 3 ही साल के लिए उसको क्या कर दिया? फर्दर सब लीज कर दिया। कौन सा नेचर हो गया ये? फाइनेंस लीज ही हो गया ना। 100% आपने क्या कर दिया? सब लेट आउट कर दिया इस चीज को, तो ये आपका फाइनेंस लीज हो गया। फाइनेंस लीज वाली अकाउंटिंग आपको लगा देनी है इंटरमीडिएट लेसर के बुक्स के अंदर, यानी ROU एसेट्स को डी रिकॉग्नाइज किया जाएगा और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सीधी बात है। क्या क्या हो रहा है देखिए, डी रिकॉग्नाइज दी ROU एसेट्स, और लीज लायबिलिटी को हम शो करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, और रही बात यह कि जब इन दोनों में कोई भी अंतर आएगा तो P&L में ही जाएगा ना। जैसे सपोज करिए नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का मेजरमेंट कुछ और आ रहा है, ROU एसेट्स आपके बुक में कुछ और अमाउंट से पड़ा है, तो दोनों में जो भी अंतर आएगा वो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि रिकॉग्नाइज एनी डिफरेंस बिटवीन द ROU एसेट एंड द नेट इन्वेस्टमेंट इन सब लीज इन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो कोई भी इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज है नहीं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन के अंदर मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो सब लीज, हेड लीज, ये पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका, ये पूरा कॉन्सेप्ट ऊपर जितना भी अपन ने पढ़ा उसको कुछ पढ़ने की दरकार नहीं है। इलस्ट्रेशन 43 करके ही रिवीजन हो जाएगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट का।
ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सब लीज द इंटरमीडिएट लेसर जो है वो क्या अकाउंट फॉर करेगा, वो अकाउंट फॉर करेगा फाइनेंस इनकम ऑन द सब लीज और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन द हेड लीज। देखिए फाइनेंस इनकम क्यों, क्योंकि आगे जो मैंने लीज पास करी है उससे तो मुझे फाइनेंस इनकम प्राप्त होगी, और जो मेरा ओरिजिनल लेसर है उसको मुझे जो पैसा देना है उसके लिए मुझको इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिले। और लो वैल्यू वाली बात मैं आपको ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये लो वैल्यू क्यों नहीं होती है ना। जब आप हेड लीज भी है और फिर बाद में सब लीज भी है, तो सब लीज में आप लेसर अकाउंटिंग करेंगे, सब लीज में आप क्या करेंगे दोस्तों, लेसर अकाउंटिंग करेंगे। और आपके पास में हेड लीज का, अगर हेड लीज का कोई भी आरओयू एसेट्स आपने लो वैल्यू एग्जम्पशन लेके बुक नहीं किया, तो फिर बाद में लेसर अकाउंटिंग कर कैसे पाएंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। देखिए ये इसको अगर आपको थोड़ा और डिटेल में समझाना है तो देखिए समझिए, ये आपका ओरिजिनल लेसर है और मिस्टर ये इंटरमीडिएट लेसर है। अगर मिस्टर इंटरमीडिएट लेसर ने ओरिजिनल लीज के ऊपर लो वैल्यू एग्जम्पशन ले लिया, तो आगे ये फिर बाद में लीज अकाउंटिंग करेगा कैसे, क्योंकि इसको तो आरओयू एसेट्स बुक करने को ही नहीं मिला होगा, लो वैल्यू एग्जम्पशन ले लिया तो। इसलिए क्या होता है, जब भी आप कोई चीज को फर्दर सब लीज पे चढ़ाते हैं ना, तो ओरिजिनल लेसर से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो हमेशा आरओयू मॉडल पे अकाउंट फॉर किया जाएगा, इररेस्पेक्टिव की लो वैल्यू एग्जम्पशन उसमें लग भी क्यों ना रही हो, है ना। क्योंकि इंटरमीडिएट लेसर लीज अकाउंटिंग तभी कर सकता है जब उसके बुक में कम से कम आरओयू एसेट तो हो। अरे भाई मेरे बुक्स के अंदर एसेट्स होगा तभी तो मैं उसको आगे जाकर लीज पे चढ़ाऊंगा ना। जब मेरे बुक्स में ही ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन हो रखे हैं या ऑफ बैलेंस शीट हिडन आइटम्स हैं, उसको जब मैं लीज पे चढ़ाऊंगा तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो कैसे पाएगी, समझ गए कि नहीं समझे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मेरी तभी हो पाएगी ना जब मेरी बुक्स में एसेट है और उस एसेट को मैं आगे लीज पे चढ़ा रहा हूं, इसीलिए ये एग्जम्पशन आपको वहां पे मिलती नहीं है। इसका रीजन मैंने पहले भी बताया था, शायद अभी फिर से बता दिया है, ठीक है। तो ये सारा काम हो गया। अच्छा, अब कहता है इंटरमीडिएट लेसर, जब आपका सब लीज जो है वो ऑपरेटिंग लीज है, तो ऑपरेटिंग लीज है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, कुछ भी करना नहीं है आपको, बस किराया आपको एक्स्ट्रा आता रहेगा, इधर किराया जाएगा भी उधर किराया आएगा भी, लीज पेमेंट्स आएंगे जाएंगे दोनों होगा। तो हेड लीज में कहता है इंटरमीडिएट लेसर एंटर इनटू अ 5 ईयर लीज जो 10,000 स्क्वायर मीटर की है, और एट द कमेंसमेंट ऑफ द हेड लीज द इंटरमीडिएट लेसर सब लीजेस सच 10,000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस फॉर 2 ईयर्स। अब देखिए 2/5 अगर आप परसेंटेज निकालते हैं, क्योंकि ये 5 से डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में आरओयू एसेट्स कितने दिन के लिए अवेलेबल है, 5 साल के लिए, आपने उसको कितने पीरियड के लिए फर्दर लीज पे चढ़ा दिया, 2 साल के लिए चढ़ा दिया। तो भाई 2/5 तो कोई सिग्निफिकेंट परसेंटेज नहीं है, ये तो कोई 40% ही वाली बात हो गई। अब 40% है तो अब 40% पोर्शन को फर्दर लेट आउट करना, इट इज नॉट टेंट अमाउंटिंग टू फाइनेंस लीज, है ना। तो अब ये ऑपरेटिंग लीज है, तो ऑपरेटिंग लीज है तो आप किराया कमाते रहे, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं है। लीज लायबिलिटी मेरी एज इट इज रहेगी, आरओयू एसेट भी मेरा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। और ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सब लीज, अब सब लीज में क्या होगा, मैं मेरे एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, ऑब्वियसली लगाऊंगा। लीज लायबिलिटी को इंटरेस्ट से अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से आगे लेकर अपनी टेबल को आगे बढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। रिकॉग्नाइज लीज इनकम फ्रॉम द सब लीज, अब सब लीज से जो भी मेरे को पेमेंट आएगा उसको मैं लीज इनकम रिकॉग्नाइज करूंगा। और सब लेसी क्या अकाउंटिंग करेगा, देखिए दोस्तों सब लेसी, उसके लिए कोई फाइनेंस और कोई ऑपरेटिंग लीज नहीं होता, सब लेसी तो आरओयू एसेट्स को बुक करेगा, चाहे 2 साल के लिए मिला हो चाहे 3 साल के लिए मिला हो, प्रोवाइडेड लो वैल्यू एग्जम्पशन ना लग रही हो। तो सब लेसी की जो अकाउंटिंग होगी वो तो अपने उसके खुद के बुक्स में ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी, और वो सब लेसी अपने बुक्स में आरओयू एसेट्स और लीज लायबिलिटी टुवर्ड्स इंटरमीडिएट लेसर बुक करेगा। तो देखे सब लेसी अकाउंट फॉर इट्स लीज इन द सेम मैनर एज एनी अदर लीज, that is as a new lease subject to Ind AS 116 recognition and measurement provision। तो एकदम नए लीज की अकाउंटिंग कैसे होती है ना, वैसे ही ये काम आपको करना है। कुछ प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर इसके रिलेटेड जो है वो वही वाली बात है दोस्तों, कि प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि यहाँ पर 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहेगा कि ऑफसेट मत करो, उसके ऊपर स्टैंडर्ड का जोर रहेगा। देखिए ऑफसेटिंग से मना कर दिया, यानी हेड लीज कॉन्ट्रैक्ट को सब लीज कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कभी ऑफसेट मत कर देना, क्योंकि आपके पास में लीज लायबिलिटी भी है और लीज पेमेंट आपके पास में आने वाले जाने वाले दोनों है, दोनों को आप कभी ऑफसेट मत कर देना। लीज पेमेंट में जो आपका प्रॉफिट लॉस में इनकम बन रहा है और जो एक्सपेंसेस बन रहा है, इंटरेस्ट इनकम बन रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बन रहा है, 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में दोनों को ऑफसेट मत करो, अलग अलग ही दिखाना।
यही बस स्टैंडर्ड का जोर है कि इंड AS 1 में भी हमने ये बात पढ़ी थी कि आपको ऑफसेटिंग नहीं करनी चाहिए। तभी ऑफसेटिंग पॉसिबल हो सकती है जब इंड AS ने कहीं ना कहीं वो बात बताई गई है, इंड AS ने कहा है। और मैंने आपको बताया था कि ऑफसेटिंग की कंडीशन वगैरह क्या होती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी ऑफसेटिंग के बारे में बात हुई थी, है ना। तो ये वही वाली बात यहाँ पे एप्लीकेबल होगी कि ऑफसेटिंग नॉट परमिटेड अनलेस दोज लायबिलिटीज एंड एसेट्स मीट द रिक्वायरमेंट इन इंड AS 1 फॉर ऑफसेटिंग। तो ऑफसेटिंग तभी हो सकती है जब इंड AS 1 के वो सारे क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो। और यहाँ पे वो क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हेड लीज सब लीज जो है वो अलग अलग पार्टीज के साथ में ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट किए गए हैं और इसको कभी नेट सेटल किया नहीं जा सकता। So similarly, intermediate lessors are not permitted to offset depreciation or interest expenses and lease income relating to a head lease and a sublease। जाहिर सी बात है, ये नए नए कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, तो कोई भी किसी भी लाइन आइटम को किसी दूसरे लाइन आइटम के साथ में ऑफसेट नहीं किया जा सकता। डिस्क्लोजर्स के अंदर आपको क्या करना है, तो वो तो था आपका जो प्रेजेंटेशन में जो बात आपको ध्यान रखनी थी। अब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर आपको वही लगाने हैं जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स हैं, जैसे कि लीज रेंट जो है उनकी मैच्योरिटी एनालिसिस के बारे में बता देना, दोनों के लिए आपको देना कितना है और आपको मिलना कितना है, ठीक है ना। और वही वाली बात जो अपन ने पहले पढ़ी थी कि भाई किस प्रकार की लीजिंग करते हैं, बिजनेस मॉडल आपको एक्सप्लेन करना होता है अपने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, ये सारी बातें डिस्क्लोजर्स में आ गई, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया अपना किसका, सब लीज का पॉइंट हो गया। इसके अंदर ऐसा दोस्तों कुछ खास बात नहीं थी, यानी जो ऑलरेडी पढ़ लिया है उसे ही अप्लाई करना था, नथिंग न्यू टू लर्न ओवर हियर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपने लोग सेल और लीज बैक ट्रांजैक्शन के अंदर। तो एक काम करते हैं, वीडियो के इस पार्ट तक अपन ये वाला पार्ट रख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में सेल और लीज बैक ट्रांजैक्शन इनकॉर्पोरेट कर देंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देते हैं अपने लोग।